नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 84 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 84 को। यह आपकी 4 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम माता का अंचल पाठ को पढ़ना जारी रखेंगे। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय जी। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की कुछ यादों को, बचपन के कुछ अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है। वैसे भी हर व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास, सबसे विशेष जो पल होता है वो बचपन का ही पल होता है। तभी तो जब हम बचपन में पहुंच जाते हैं तब भी हम बचपन की बात करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद महसूस होता है कि बचपन कितना बेहतर था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ में शिवपूजन सहाय जी के जीवन का परिचय है वो प्राप्त किया है। उनके पाठ माता का अंचल के कुछ अंश को भी पढ़ा है। आज हम इसी पाठ के अगले अंश को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से लेखक के परिवार में सुबह की शुरुआत होती है। लेखक के परिवार में सभी सदस्य सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने के बाद वो नहाने धोने के बाद पूजा पाठ का कार्य करते हैं। वो उनके परिवार की संस्कृति थी, उनके परिवार की कल्चर थी या तहजीब कर लीजिए। और लेखक और बाकी बच्चों को भी पूजा पाठ में शामिल होना होता है और वहाँ पर सबसे पहले रामायण का पाठ किया जाता है उनके घर में। उसके बाद वहाँ पर रामनामा बही होती है जिसमें 1000 बार बाबूजी यानी कि लेखक के पिताजी वो राम नाम लिखते हैं। उसके बाद जो बाकी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, पोथियाँ होती हैं, उन्हीं के साथ रामनामा बही को बांध करके रख दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते हैं। यानी कि उसके बाद बाबूजी क्या करते हैं कि कागज के टुकड़े लेते हैं और उन टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर 500 बार, लगभग 500 बार राम का नाम लिखा जाता है। उसके बाद उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते हैं और उन गोलियों को लेकर के वो गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यानी कि गंगा नदी से थोड़ी दूर उनका घर होता है तो गंगा के घाट की तरफ, गंगा नदी की तरफ वो निकलते थे। उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। यानी कि उस समय भी, क्योंकि जैसा शुरुआत में ही लेखक ने बताया था कि बचपन से ही बच्चे थे वो उनके अंग लग गए थे। यानी कि उनका उनके पिता से ज़्यादा लगाव हो गया था। माता से लगाव तो सिर्फ पेट भरने तक था, खाने पीने तक था, बाकी सारा दिन वो अपने बाबूजी के साथ रहते थे। तो जब वो गंगा नदी की ओर चलते थे तो जाते वक्त वो बच्चे उनके साथ ही होते थे, उनके कंधों पर बैठ करके जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। यानी कि वो सिर्फ धार्मिक यात्रा थी उनके बाबूजी की दृष्टि से, वो पुण्य का काम था उनके बाबूजी की दृष्टि से, लेकिन बच्चों के लिए मस्ती का समय था। बच्चे उनके साथ जाते थे कंधे पर बैठ करके। उसके बाद वहीं पर कुछ अटखेलियाँ करते थे, कुछ खेल कूद मस्ती करते थे और वापस जब आते थे तो काफ़ी सारे पेड़ होते थे। कुछ पेड़ झुके हुए होते थे, उनकी डालियाँ, उनकी टहनियाँ झुकी होती थी। उन्हीं टहनियों, उन्हीं डालियों पर उन बच्चों को बिठा करके झूले दिलाया करते थे। तो बचपन की वो जो यादें हैं, वो जो खट्टी मीठी यादें, वो यादें लेखक को अब भी याद आ रही है और उन्हीं कुछ यादों को वो हमारे साथ साझा करें। कभी कभी बाबूजी लेखक के साथ कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। शिथिल होकर मतलब कमज़ोर होकर के, कि कई बार आपने भी देखा होगा कि आपने भी जब घर में मस्ती करते हो या बचपन को जब आप याद करोगे तो आपको भी याद आएगा कि कभी कभी जानबूझ करके ऐसा करते थे आपके पेरेंट्स की जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता। ऐसा इसलिए करते ताकि आपको खुशी मिले और आपकी खुशी, बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। ना तब महत्वपूर्ण था, ना तब इम्पोर्टेंट था, ना आज इम्पोर्टेंट है। जो कुछ भी वो करते हैं वो आपके लिए करते हैं। जब आप खुश होते हो, जब आप कुछ कर गुजरते हो तो सबसे ज़्यादा खुशी है वो आपके पेरेंट्स को होती है। आप भी जब मेहनत करते हो या रात को जब आप पढ़ते होंगे तो शायद उनको जो सुकून मिलता है वो सुकून जिसकी वो तलाश पूरी उम्र भर से करते आ रहे थे। उनको बहुत सारी उम्मीदें आपसे। उन्हें लगता है कि आप अब 10th क्लास में पहुंच चुके हो, उसके बाद 12th क्लास, और कुछ ही दिनों की बात है आप उनकी सारी समस्याओं का हल कर दोगे। तो यहाँ पर लेखक भी इसी प्रकार की एक घटना हमारे साथ साझा करे। एक अनुभव है, एक खट्टी मीठी याद है कि बचपन में कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती भी लड़ते थे और वो शिथिल होकर के उनके बल को बढ़ावा देते थे। यानी कि कमज़ोर पड़ जाते थे जानबूझ करके, और जानबूझ करके वो हार जाते थे। हालांकि बच्चों को लगता था कि उन्होंने उनको हरा दिया।
वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर बैठ जाते थे, चढ़ जाते थे। और जब हम कभी कभी उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तो वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। यानी कि ऐसा ही होता है, हर किसी का बचपन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन बचपन में कई सारी चीज़ें होती है जो सबकी कॉमन होती है। बचपन में खुशियाँ होती है, बचपन में नादानियाँ होती है, बचपन में शैतानियाँ होती है, लेकिन बचपन में साजिशें नहीं होती। बचपन में हमारे कपड़े मेले होते हैं लेकिन मन मेले नहीं होते। बचपन में सुकून होता है, बचपन में प्यार होता है, बचपन में लगाव होता है, बचपन में सब अपने लगते हैं। बचपन में हमारी दुनिया अपने परिवार से होती है, अपने मॉम डैड से होती है, अपने मम्मी पापा से होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका एक अंश। अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, चलिए इनको हम हल करते हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दिए गए और एक दी गई गतिविधि। पहला हमारा प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि बाबूजी आटे की गोलियां बनाने के बाद क्या करते थे, ये हमें बताना है। तो बाबूजी आटे की गोलियां बनाने के बाद उन्हें मछलियों को खिलाने के लिए गंगा की ओर जाते थे। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है, गंगा जी से वापस आते समय रास्ते में बाबूजी क्या करते थे, ये हमें बताना है। तो गंगा जी से वापस आते समय बाबूजी लेखक को झुके हुए पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। उसके बाद तीसरा, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा प्रश्न है कि बालक भोलानाथ, भोलानाथ कौन है, जो लेखक के बचपन का नाम था, यानी कि बचपन में प्यार से उनको बुलाया जाता था। तो बालक भोलानाथ अपने बाबूजी के साथ कुश्ती में क्यों जीत जाता था, ये हमें बताना है। बालक भोलानाथ अपने बाबूजी के साथ कुश्ती में जीत जाते थे क्योंकि बाबूजी बच्चों को खुश करने और हौसला बढ़ाने के लिए खुद जानबूझकर हार जाते थे। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा जो कि एक गतिविधि एक्टिविटी है। एक्टिविटी दी गई कि आपने भी कई नदियां देखी होगी। यहाँ पे जैसे इस पाठ में गंगा नदी की बात की गई, कई नदियां देखी होगी। हमें यमुना नदी के विषय में जानकारी एकत्र कर लिखना। यमुना नदी जिसके किनारे हमारा दिल्ली शहर स्थित है, तो उसके बारे में हमें जानकारी पता करनी है, लिखना है। तो मैंने कुछ जानकारी यहाँ पर दी है। यमुना भारत की एक प्रमुख नदी है जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी क्या होती है? वो नदी जो खुद किसी समुद्र या सागर में नहीं गिरती बल्कि किसी दूसरी नदी में गिर जाती है, उसको हम बोलते हैं सहायक नदी। तो यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ? ये उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में, तो वहाँ से ये निकलती है। और प्रयाग या प्रयागराज कह लीजिए या इलाहाबाद कह लीजिए, वहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ, तो उसमें चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन इत्यादि शामिल है जो इस नदी में गिरती है। यमुना के तटवर्ती नगरों में बात करें तो प्रमुख नगरों में आ जाते हैं दिल्ली, आगरा, इसके अलावा इटावा, कालपी, हमीरपुर, प्रयाग, ये शहर भी यमुना नदी के ही किनारे हैं। प्रयाग में यमुना नदी है एक विशाल रूप धारण कर लेती है, यानी कि वहाँ पर पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और वहीं पर जो ऐतिहासिक किला है उसके नीचे ये गंगा नदी में मिल जाती है। और जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, संगम होता है, वहीं पर एक बड़ा मेला लगता है, कुंभ का मेला। ब्रज की संस्कृति में यमुना का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो ब्रज इलाका आ जाता है, तो वहाँ की कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यमुना नदी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कभी कभी अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स अगर आप करते हो तो पढ़ करके अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।